हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक डिमांड है अपना। आज तारीख हो गई 28। डिमांड टॉपिक चल रहा था अपना। क्या क्या पढ़ लिया डिमांड में अपन ने? डिमांड में अपन ने डेफिनेशंस मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्लियर कर लिया था, डिजायर क्लियर कर ली थी और वांट क्लियर कर लिया था। ठीक है कि डिजायर क्या होता है, वांट क्या होता है, इस सब चीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद का एक टॉपिक और था टाइप्स ऑफ डिमांड, इसके बारे में बात कर ली अपन ने। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड की भी बात कर ली। टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया। टाइप्स ऑफ डिमांड में देखो एक चीज जो मिसिंग थी, जो मैंने नहीं बताई थी, वो थी कि बच्चों ने भी क्वेरी करी कि सर ये एक्चुअली मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड होती क्या है। ठीक है, मैंने समझा तो दिया था ये क्या होता है, मैंने इसके बाकी पार्ट तो करवा दिए, पर अगर बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर इनका डेफिनेशन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो डेफिनेशन अगर लिख ले अपन, देखो समझने में बहुत आसान है। वो क्या बात है कि अगर कोई एक कंज्यूमर मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर चीज परचेस कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्राइस में एक कंज्यूमर, तो वो क्या बनेगा, इंडिविजुअल डिमांड बनेगा। और अगर वो मार्केट मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर है तो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड बन जाएगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, लिख लीजिए इंडिविजुअल डिमांड के लिखिए डिमांड बाय इंडिविजुअल, डिमांड बाय अ इंडिविजुअल, डिमांड बाय अ इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी, कंज्यूमर फॉर अ commodity, for a commodity is termed as a individual demand. क्लियर है? क्या बोला मैंने? डिमांड बाय अ इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज अ इंडिविजुअल डिमांड। सीधा सा है, इंडिविजुअल कंज्यूमर द्वारा कोई कमोडिटी की डिमांड करी गई है, वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाई जाएगी। मार्केट डिमांड में क्या आ जाएगा, डिमांड बाय अ मार्केट, क्या, डिमांड बाय अ मार्केट। यहां पे अपन लिख देंगे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वो सेम आ जाएगा फॉर अ कमोडिटी, फॉर अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज मार्केट डिमांड। क्लियर है? ये चीज हो गई अपनी, फटाफट लिख लीजिए इसको। मार्केट डिमांड देखो अपन, देखो मैं आपको नहीं बोला आप अलग अलग किताब से पढ़ोगे, अलग अलग किताबों में आपके पास अलग अलग डेफिनेशंस होगी, सबका सार एक ही होता है, मगर कोशिश ये रखिए कि जो फटाफट दिमाग में चली जाए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत आसान सी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, डिमांड बाय अ मार्केट, नंबर ऑफ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज अ मार्केट डिमांड, और डिमांड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज अ इंडिविजुअल डिमांड। सीधी सी बात है, एक इंडिविजुअल के थ्रू अगर डिमांड करी जाती है किसी कमोडिटी का तो इंडिविजुअल डिमांड बन जाएगा, और मार्केट जहां पर एक से ज्यादा कंज्यूमर है, लिखा ना मार्केट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसके द्वारा अगर डिमांड करी जा रही है तो मार्केट डिमांड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आती बात? ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अपन आज। और आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हो सकता है ये टॉपिक आज अपनी क्लास में हो पाए, मगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 नंबर में बन जाता है, 6 और 4 में नंबर बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टॉपिक अपने पास है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो एक चीज अपन को पता है कि भाई मेरी जो प्राइस, मेरा जो डिमांड है एज अ कंज्यूमर, अगर कोई डिमांड इंपैक्ट कर सकती है तो वो है मोटा मोटा प्राइस। कि भाई मेरे को जैसे मान के चलो डस्टर है 10 रुपए में आता है तो मैं ले लूंगा, ये 20 रुपए में आता है तो मैं नहीं लूंगा, मतलब मेरी डिमांड तो इंपैक्ट होगी ना, कोई दूसरा जो 20 रुपए में ले सकता है वो तो ले लेगा। समझ में आ रही बात? वो चीज क्योंकि इंडिविजुअल है, सब अपने अपने कंज्यूमर की सबकी अफोर्डेबिलिटी अलग अलग होती है, उस चीज की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी और भी पॉइंट्स है, सिर्फ प्राइस फैक्टर ही वर्क नहीं करता, और भी सारे फैक्टर, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंज्यूमर की डिमांड को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। जब बताऊंगा तो आप भी सहमत होंगे, बिल्कुल हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड बेसिकली दो तरीके का होता है, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था इंडिविजुअली और मार्केट के हिसाब से, तो सेम चीज, क्योंकि मार्केट की डिमांड भी तो इंपैक्ट होती है किसी कारण से, तो वैसे इंडिविजुअल की भी होती है। तो वो चीज देखिए, इंडिविजुअल डिमांड
और मार्केट डिमांड। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स की। तो आप यहाँ पे टॉपिक बना के लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। अब देखो एक चीज बच्चों के जहन में आएगा कि सर इंडिविजुअली मिलकर तो मार्केट बनता है। बिल्कुल बेटा, आप अपनी जगह सही है, एक एक मिलकर ही मार्केट क्रिएट होता है। पर अगर मैं सिंगल अपनी डिमांड की बात करूं कि भाई मैं अपनी डिमांड कैसे चेंज कर सकता हूं, अब इंपैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा कम ही कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा भी कर दूं, तो एज ए इंडिविजुअल देख रहा हूं और मार्केट के हिसाब से अलग देखूंगा, क्योंकि मार्केट में मैं नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, तो उनके हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे क्या, मार्केट को उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? वो चीज की बात कर रहे हैं। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, सबसे पहले आप एक ऐसा छोटा सा वो बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या क्या पॉइंट्स थे। ऐसे करेंगे डीएक्स। डीएक्स मतलब क्या है? डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। कोई कमोडिटी है उसकी डिमांड कि भाई वो कैसे इंपैक्ट कर सकती है। सबसे पहले लिखेंगे आप ऐसे फैक्टर्स बना के लिख लीजिए पी एक्स प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए पी आर रिलेटेड प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आई इनकम, ठीक है, आई इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ई एक्सपेक्टेशंस इन नियर फ्यूचर। ये थोड़ा सा पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। ये याद हो गया तो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली लिख लो। देखो कैसे भाई, पी एक्स का मतलब क्या हो गया? पहला पॉइंट प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, या गुड्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी और गुड्स भी लिख सकते हैं। दूसरा पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है आई कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और लास्ट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस देख लें एक बार। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस लिख लीजिए आप इसको, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये पॉइंट्स अपने पास हो गए। पीएक्स का मतलब ये तो हो गया पीएक्स, ये हो गया पीआर, ये हो गया आई अपना, और ये हो गया टी, और ये हो गया ई। याद करने के पॉइंट्स बन गए। मतलब अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पीएक्स क्या होता है? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी होता है। पीआर क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड होता है। आई क्या होता है? कंज्यूमर इनकम होता है। टी होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ई होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब इनके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट अपन समझते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अभी आप मैं रफ कर रहा हूं उस चीज को। ये अपन अभी जो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड के हिसाब से बात कर रहे हैं, मार्केट की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं मार्केट में ये पॉइंट कंसीडर नहीं होते, होते हैं, मगर जब मार्केट टॉपिक आएगा जब अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, लिख लिया होगा आई थिंक। देखिए एक एक पॉइंट लिखेंगे पहले अपन। सबसे पहले लिखेंगे, रेगुलर लिख सकते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पीएक्स। लिखिए इसके अंदर, लिखिए इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज एन important factor, it is an important factor of demand, it is generally observed that, it is generally observed that demand rises
demand rises with a fall in price, when fall in price and demand decrease with increase in price या rise in price, कुछ भी लिख सकते हैं आप, increase लिख लीजिए, increase in price, क्लियर है, समझ में आती है बात क्या बोला जा रहा है? इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिमांड, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। देखो ये मैंने जब आपको वो शेड्यूल बनवाया था इंडिविजुअल मार्केट का, उसमें भी मैंने चीज बताई थी कि प्राइस अगर किसी कमोडिटी का इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। इनवर्स रिलेशनशिप, ध्यान आया? इसको नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर है, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, क्लियर है। इसलिए जो कर्व कैसा बनता था, डाउनवर्ड बनता था, ध्यान देना ये चीज, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है। देख लीजिए टू वेरिएबल्स, प्राइस और डिमांड जो वेरिएबल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, ये घट रहा है तो वो बढ़ जाएगा। अब आप सोचते हैं ऐसा क्या होता है बेटा, आप अपने आप को कंज्यूमर मानते हो, मानते क्या हो कंज्यूमर, क्योंकि आप हर चीज कंज्यूम करते हो, गुड्स भी कंज्यूम करते हो, सर्विसेज भी कंज्यूम करते हो। तो एक बार खुद दिमाग लगा के देख लीजिए कि कोई चीज अगर महंगी हो जाएगी, महंगी इन द सेंस जैसे मान के चलो, आप एग्जांपल ले लो, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है बेटा। जैसे अगर मान के चलो 50 रुपीज की पर केजी शुगर आती है, एक एग्जांपल ले लें, शुगर आती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आपकी मम्मा ने आपको 50 रुपए देके भेजा कि बेटा चीनी लेकर आ जाए, ठीक है। अब मार्केट में आप गए, आपको पता चला कि 50 की चीनी 60 रुपए की हो गई, कितने की हो गई, 60 की। अब नो डाउट आप चीनी तो लेकर जाओगे, मगर इज इट पॉसिबल कि 1 किलो चीनी आ जाएगी? नहीं आएगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में कमी आई, तो कहीं ना कहीं जैसे मान के चलो 800 850 ग्राम आया, तो 150 ग्राम का डिमांड क्या हुआ, कम हो गया ना। किस वजह से कम हुआ, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से। आप कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली सी बात है भाई, 60 रुपए आपके पास है तो आप चीनी ले जाओ 1 किलो। अब 50 रुपए में तो 50 का, तो 50 के हिसाब का चीनी आएगा, तो उसमें 850 ग्राम आ गया, तो कहीं ना कहीं 150 ग्राम का चीनी क्यों कम हुआ, बिकॉज प्राइस हाई हो गई। समझ में आती है बात, ये चीज क्लियर है, तो इसको रफ कर सकते हैं अपन। ये पूरा लिखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी में, आप प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी लिखिए, ऑन मतलब जो आप परचेस कर रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। क्लियर, लिख लिया, देख लीजिए एक बार, फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट अपने पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसको रफ कर रहा हूं मैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दूसरा पॉइंट पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब देखिए ये रिलेटेड गुड क्या होता है, देखो मैं आपको पहले समझाऊं, रिलेटेड गुड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स अपने पास है। पहला तो होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री COMPLEMENTRY, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग का देख लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे। अब देखो पहले मैं आता हूँ रिलेटेड गुड क्या होता है बेटा। रिलेटेड गुड वो होता है जो किसी से रिलेट करता हो, समझ रहे हो बात को, जो किसी से रिलेट करता हो। अब वो रिलेशन दो तरीके से होता है, या तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, या फिर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट नहीं होता है वो तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड, और जो डिपेंडेंट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। समझ में आती है बेटा बात, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट होता है इन द सेंस, मतलब उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरी चीज की डिमांड कम हो जाना, ठीक है, समझ रहे बात को, अभी समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में पहले लिखेंगे, लिख लीजिए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड
इसके बारे में लिखना है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में लिखिए आप, इट इज ऑब्जर्व दैट, लिखेंगे इसमें, इट इज ऑब्जर्व दैट with a rise in the price, with a rise in the price, with the rise in the price of substitute good, substitute good क्या हो गया, रिप्लेसेबल, कि जिसको मैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, टी कॉफी, ठीक है, कॉफी, चाय की जगह मैं कॉफी पी सकता हूं, क्योंकि कॉफी क्या है, चाय की सब्स्टिट्यूट है, समझ में आती है। अब मैं चाय की डिमांड कम कब करूंगा, जब चाय के प्राइस में हाइक आ जाएगा, नहीं, जब कॉफी के प्राइस में डिक्रीजमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉफी में पीना चाहता हूं, नो डाउट। अब आप ये मत दिमाग लगाना सर मैं तो चाय पीता हूं, मेरे को तो टेस्ट ही चाय में आता है, कॉफी पसंद ही नहीं है, तब वो पॉइंट पढ़ेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाले पार्ट में, क्लियर है। आपको जैसे अभी एग्जांपल में पूरा प्रॉपर दूंगा, पहले लिख लीजिए आप एक बार, लिखिए, विद द राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉर द कंसर्न गुड, फॉर द कंसर्न मतलब जिससे लिंक है, लिंक लिखिए, कंसर्न गुड also rise and vice versa, also rise and vice versa, ठीक है। देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट with the rise in the price of substitute good for the concern oblique link, मतलब आप लिंक लिख सकते हो, would also rise and vice versa। खुद डेफिनेशन कह रही है, ये ऑब्जर्व करा जाता है कि प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के राइज होने से फॉर द कंसर्न गुड आल्सो राइज, मतलब उसकी जो चीज है वो इंक्रीज हो जाती है, डिमांड रहेगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट फॉर द कंसर्न, सब्स्टिट्यूट गुड, तो डिमांड फॉर ऐसा आएगा, ये डिमांड फॉर, डिमांड फॉर द कंसर्न गुड आल्सो राइज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बेटा, समझ में आती है बात। ये अब एक एग्जांपल से अपन बात कर लेते हैं कि क्या है एग्जांपल। जैसे अगर मैंने बोला कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, टी का डिमांड इंक्रीज नहीं होगा क्या, होगा। एक एग्जांपल लेके देखें अपन, एग्जांपल लिख लीजिए आप यहाँ पे, वही टी एंड कॉफी का, टी एंड कॉफी का एग्जांपल लो। मैंने बोला कॉफी 50 रुपए की आती है, सॉरी प्राइस नहीं लिख रहा, कोई मेंशन नहीं करा मैं, ठीक है। कॉफी का अगर प्राइस इंक्रीज हुआ बेटा, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो सीधी सी बात है जो कॉफी पी रहे थे अब उनको वो कॉफी महंगी लगने लगेगी, और कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है उनके पास, टी, तो किधर ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, टी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब इसकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कंसर्न गुड की डिमांड में क्या आ जाता है, राइज आ जाता है। यही तो बोल रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट विद द राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इसका सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा है, ये इसकी प्राइस में राइज आने की वजह से डिमांड फॉर द कंसर्न या लिंक गुड, इसके लिंक गुड कौन सा है, ये वाला, आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इन द सेंस अगर इसका प्राइस डिक्रीज होता तो सीधी सी बात है चाय के छोड़कर किधर ट्रांसफर हो जाते, कॉफी पे ट्रांसफर हो जाते, और ये होता है, ये चीज है, बिल्कुल है, जेन्युइनिटी है इसमें, ठीक है। ये चीज की बात कर रहे हैं, मतलब कॉफी के प्राइस की इंक्रीज होने की वजह से चाय की डिमांड में इंक्रीज आना, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जब पहले कॉफी 50 रुपए की आती थी और चाय 40 की आती थी, अब कॉफी 35 की हो गई, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो मैंने गिरा दिया, कॉफी अगर 50 की जगह 60 रुपए की हो गई, तो सीधी सी बात है जो लोग 50 कोशिश कर 60 रुपए अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो किधर ट्रांसफर हो जाएंगे, चाय की तरफ ट्रांसफर होंगे। टेस्ट इंप्रेशन बेटा अलग है, क्योंकि भाई सर मुझे तो कॉफी पसंद है, 60 की या 600 रुपए की है, मैं तो कॉफी पीऊंगा, ठीक है वो अपन बात करेंगे, मगर अभी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है कॉफी का, तो उससे डिमांड में किसका इंपैक्ट पड़ेगा, कॉफी की डिमांड में इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी ये कहता है, अगर मैं इस टी को हटा दूं और ये बोलूं कि भाई कॉफी का प्राइस हाई हो गया, तो उसका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है ना। मगर अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं, तो कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो बेटा किसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, उसका कंसर्न गुड का, उसका लिंक गुड का, उसका सब्स्टिट्यूट गुड का, और कॉफी का सब्स्टिट्यूट कौन सा है, टी है। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आती बात, बोलिए।
गुड, ये हो गया अपना प्राइस सब्स्टिट्यूट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करेंगे। लिखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, रफ कर लेते हैं फिर लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, ठीक है, और प्राइस डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, ठीक है, समझ में आती है बात। अब लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये कौन सी गुड्स होती हैं, लिखिए। देखिए इसमें लिखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट, it is observed that with a rise in the price of complementary good, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब क्वेश्चन वही राइज हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड बेटा जैसे सब्स्टिट्यूट में बोला कि एक की डिमांड में चेंज होती है दूसरे की प्राइस की वजह से, वो चीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है कि अगर किसी एक पर, इसमें भी दो गुड्स होती हैं, अभी एग्जांपल दूंगा मैं समझाऊंगा, पहले पूरा लिख लो ताकि समझ में आए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, द डिमांड फॉर द कंसर्न goods fall, ठीक है, falls and vice versa। तो लिखिए इसको, क्लियर है। देखिए क्या होता है बात करेंगे, पहले समझा दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट विद राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके प्राइस में राइज हो गया, ठीक है, तो द डिमांड फॉर द कंसर्न गुड आल्सो फॉल। सीधी सी बात है, प्राइस हाइक होगा किसी पर्टिकुलर चीज का, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, तो उससे लिंक में जो गुड है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एक एग्जांपल यहां पर, कार और पेट्रोल, ठीक है, और भी एग्जांपल्स है, ब्रेड एंड बटर, और भी एग्जांपल्स है। इसको मैं प्रॉपर में लिखता हूं, एक बार इसको रख कर सकते हैं अपन, क्योंकि टॉपिक तो हो गया अपना। देखिए कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर, पैन, इंक बोतल, पैन भी कौन सा होगा, इंक पैन होगा, कार भी कौन सी होगी, जो पेट्रोल से होती होगी, ठीक है, समझ में आती है बात। और आप ले लो, हाँ ये ले लो बस 3 एग्जांपल्स। अब एक बार देखिए भाई, पेट्रोल का प्राइस हाइक होता चला गया तो पेट्रोल की कार की डिमांड ज्यादा थोड़ी होगी, कम होती चली जाएगी ना। लोग किस चीज पे जाएंगे, डीजल वाली कार पे जाएंगे। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या हो गया भाई, पेट्रोल की कार और डीजल की कार एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि मैं तो कार पेट्रोल वाली नहीं खरीद सकता, मेरे को पेट्रोल महंगा पड़ेगा तो मैं किस पे ले जाऊंगा, पेट्रोल वाली कार को, डीजल वाली कार पे चले जाऊंगा, तो वो तो सब्स्टिट्यूट गुड हो गए। मगर अगर पेट्रोल का प्राइस हाइक होता जा रहा है तो पेट्रोल की जो कारें हैं उनकी डिमांड में डिक्रीजमेंट आएगा ही आएगा, ये जेन्युइनिटी है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, हम परचेज नहीं करेंगे। डीजल सस्ता है कंपेयर टू पेट्रोल, तो हम डीजल वाली कार परचेज कर लेंगे। समझ में आती है बेटा बात, ये चीज की बात कर रहे हैं। सेम ब्रेड एंड बटर, अगर बटर का प्राइस हाइक हो जाएगा
क्योंकि नॉर्मली कॉम्बिनेशन है ब्रेड एंड बटर का, अगर ब्रेड का प्राइस हाइक हो गया, बटर का डिमांड कम कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, समझ में आती है बात, वो चीज। इंक एंड पेन, अगर इंक का बोतल महंगा हो गया तो इंक पेन कौन परचेस करेगा, तो बॉल पेन परचेस करेगा, जेल पेन परचेस करेगा, और बॉल पेन और जेल पेन बेटा एक दूसरे के क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये एग्जांपल ध्यान रखना, ये प्राइस रिलेटेड वाला टॉपिक अपना यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अभी और भी फैक्टर्स है इसमें, कंज्यूमर इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।